This is Shanila Tariq, and today we will be discussing about the international law in our demo lecture. International law is the optional subject in the CSS exams, which is of 100 marks. So the first question which comes is to talk about what is international law. आज हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, बेसिकली किस चीज़ पे अप्लाई होता है, और बेसिकली सोर्सेज क्या हैं इंटरनेशनल लॉ के. We will also be discussing about one particular aspect which I'll tell you in a bit. इंटरनेशनल लॉ जो है ये मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ऑप्ट किया जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ की जो एप्लीकेशन है वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक्स हैं उनमें करते हैं मेनली. So let's suppose if there is a topic on human rights in international relations, you can perfectly combine international relations with international law. So let's just start with international law introduction. I've written few things for you on this board. So international law में दो चीजें होती हैं mainly which we need to understand. The first thing is public international law, and the second thing is private international law. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम लॉ ऑफ द नेशंस भी कहते हैं, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम कंपनी लॉ कहते हैं. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मेनली जो हम लोग कवर कर रहे होंगे इस कोर्स में, या हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ में, या हम CSS में पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, दिस इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको लॉ ऑफ द नेशंस कहते हैं. द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी कॉल इट लॉ ऑफ द नेशंस. We call it law of the nations because public international law में 85% of international law revolves around the states. So जैसे कि हमें पता है कि हम international relations में state का लफ्ज़ यूज़ करते हैं instead of country. So if 85% of the public international law is revolving around states, this is why we call it law of the nations. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. दिस इज कंपनी लॉ, लेकिन हम जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कर रहे हैं. हम द फर्स्ट थिंग, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं कि लॉ ऑफ द नेशंस क्यों कहते हैं, सो अगर हम प्रीवियसली चले जाएं तो स्टेट टू स्टेट और एम्पायर टू एम्पायर रिलेशंस होते थे. So there was no international organization, there was no individual जिसके ऊपर आप international law apply करते थे. No के basically ये इसको define कैसे किया जा सकता है public international law को. So this is the set of rules, norms or standards which can be applied on the nations and relations between states. The term was coined back in the 19th century, लेकिन जैसे जैसे कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुई, स्टेट्स ज़्यादा होना शुरू हुई, इश्यूज ज़्यादा होना शुरू हुए, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, एनवायरमेंटल लॉ. सो इंटरनेशनल लॉ की जो एक्सपेंशन है आफ्टर 1945 हम रैपिडली देख रहे हैं. ठीक है. द क्वेश्चन इज, अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ में मार्क्स जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के. अभी जो 2020 में 2019 का रिजल्ट है उसमें भी आई गेस 2020 का भी हुआ, तो उसमें भी मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं. मसला ये होता है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, एंड इंटरनेशनल लॉ में अगर आप कहानियाँ लिखना शुरू कर देंगे, लेट्स सपोज कि कोई यू वांट टू अप्लाई अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑन ए केस स्टडी, लेट्स सपोज. And if you are writing about case study, but you are not linking that case study with the laws, you are not mentioning any article, you are not giving any reference किसी international law की treaty का जो उस particular case पे apply हो रहा है, तो फिर definitely you're not going to score. जब आपने पढ़ा होगा कि international law mainly है क्या 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 इसमें treaties हैं, क्या क्या इसके concepts हैं, क्या क्या technical terms हैं, and if you will mention them, I'm sure you will get marks in that. So everyone, there is a question on monism and dualism, which has been coming like time and again in international law paper. Last 2 years में I was looking at 2019 and 2020 के पेपर में भी ये question आया है.
जी। सो मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं कि जब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में मैंने आता देखा है वैसे, और स्टूडेंट्स जो होते हैं दे ट्राई टू स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज दे डो नॉट नो कि मोनिज्म और डुअलिज्म होता क्या है। इफ यू नो दिस क्वेश्चन, अगर आपको इन दोनों टर्म्स का पता हो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो मोनिज्म का मतलब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वन है और फ्रांस लिखा है। नाउ वी विल डिस्कस कि हम क्यों फ्रांस को मोनिस्ट स्टेट कहते हैं। डुअलिज्म टू पाकिस्तान। सो मोनिज्म का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ जो है सेपरेट नहीं है, ठीक है। डुअलिज्म का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ और जो डोमेस्टिक लॉ है किसी स्टेट का, दे आर सेपरेट एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सो लेट्स डिस्कस मोनिज्म। मोनिज्म क्या है कि जी जो इंटरनेशनल लॉ है और डोमेस्टिक लॉ है वो सेपरेट नहीं है। लेट्स सपोज कि कोई इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी आती है एंड यू रेटिफाई दैट ट्रीटी। एक तरीका होता है ट्रीटी जो है, ट्रीटी बेसिकली यू कैन से एग्रीमेंट, यू कैन से कन्वेंशन, यू कैन से कोवेनेंट, there are different names but this is the same. When we'll do the course we'll discussing about the treaties. Treaties basically एक agreement होता है, it can be bilateral between two states, it can be multilateral between 3 or more states. So जब एक treaty वजूद में आती है, the first thing is to sign that treaty. States को कहा जाता है कि ये treaty बनी है, let's suppose के human rights पे बनाई गई है। स्टेट्स को कहा जाएगा कि ये ट्रीटी है, आप इसको जो है रिव्यू करें एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रीटी यू कैन साइन दैट ट्रीटी। स्टेट्स जो कि इंटरेस्टेड होती हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उसको साइन करती हैं और फिर वो अपने जो लॉ मेकिंग एजेंसीज होती हैं उनको भेज देती हैं फॉर रिव्यू इफ दे वांट टू रेटिफाई दैट ट्रीटी। सो देयर आर टू स्टेप्स। एक है जी पहले सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर के बाद वो ट्रीटी आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं होती है, कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। जब आपने रेटिफाई कर ली है तब वो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। सो मोनिज्म सिस्टम में क्या है कि जब फ्रांस ने एक ट्रीटी रेटिफाई कर ली है, सो जो उसका डोमेस्टिक लॉ है वो जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है वही फ्रांस के डोमेस्टिक लॉ में अप्लाई होगा। द क्वेश्चन इज के अप्लाई कहाँ पे होगा वो। सो लेट्स सपोज कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ कोर्ट, आप डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई केस लेके जा रहे हैं, कोई आप पिटिशन दायर करना चाहते हैं और वहाँ पर कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं बना है डोमेस्टिक लॉ पे। डोमेस्टिक लेजिस्लेशन का क्या कि लोकल लॉ नहीं मौजूद है वहाँ पर उस पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए। लेकिन लेट्स सपोज कि फ्रांस ने कोई ट्रीटी साइन की हुई है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे है, और क्योंकि फ्रांस का मोनिज्म सिस्टम है तो वो जो ट्रीटी है वो बेसिकली उसमें जो भी उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, जो भी उसके लीगली बाइंडिंग पनिशमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, फ्रांस उसी को ही फॉलो करेगा, ठीक है। डुअलिज्म में क्या होता है, जैसे कि लिखा है मैंने टू, सो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ जो है दैट आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। So once a treaty has been ratified, as I told you before, the process of ratification and signature, जब रेटिफाई हो जाती है एक ट्रीटी तो वो अल्टीमेटली डोमेस्टिक लॉ में नहीं आ जाती है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जब एक ट्रीटी रेटिफाई करते हैं यू सेंड दैट ट्रीटी इनटू द पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में वो ट्रीटी जाती है, वो पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट करता है, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या है, अगेन विल टेक द एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। पाकिस्तान हैज साइंड सीडो, पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ सीडो। पाकिस्तान ने रेटिफाई की हुई है, पाकिस्तान ने ICCPR रेटिफाई की हुई है, ICSCR रेटिफाई की। अब पाकिस्तान ने ये सब ट्रीटीज रेटिफाई किया और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे विमेन राइट्स के ऊपर बात की हुई है। अब जब कोई ऐसा केस होगा डोमेस्टिक वायलेंस पे, विमेन राइट्स पे, दे आर गोइंग टू द कोर्ट एंड कोर्ट डज नॉट हैव अ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। जब कोर्ट के पास डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं है, दे वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेक योर केस, ठीक है, या आपके केस के ऊपर कोई डिसीजन ले सकें या इवन उसको कोर्ट में एडमिट कर सकें, ठीक है। सो दिस इज व्हाई द फर्स्ट थिंग स्टेट्स they do is to send that treaty to the parliament so that जो के मेजर इश्यूज हैं उसके ऊपर लेजिस्लेट कर लिया जाए, ठीक है। सो नाउ वी नो मोनिज्म इज वन एंड फ्रांस इज अ मोनिस्टिक स्टेट। प्लीज कीप दिस इन माइंड, फ्रांस मोनिस्टिक स्टेट है लेकिन फ्रांस को भी रेटिफिकेशन के लिए जो है वो ट्रीटी अपने पार्लियामेंट में भेजनी पड़ती है, ठीक है। पार्लियामेंट में वो जाती है अगर, तो देखें स्टेट्स जो हैं दे आर सेल्फिश इन देयर नेचर।
ये तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ते हैं, एंड जनरली दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के स्टेट्स जो हैं they go for that treaty or they go for that international arrangement जो कि उनके इंटरेस्ट में होगी, ठीक है। सो फ्रांस अगर कोई ट्रीटी एक्सेप्ट कर रहा है, उसका पार्लियामेंट जाहिर बात है वो उसको रिव्यू करके करें, तो फिर वो उसके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है। ड्यूलिज्म में क्या है कि वो खुद इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, उसके ऊपर लेजिस्लेट करना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जजेस होते हैं आपके कोर्ट्स के, जो कि इन चीज़ों को डील करें, उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए, उन ट्रीटीज़ के बारे में, उन लॉज के बारे में जो उस ट्रीटी से, लेट्स सपोज कि आपको एक ट्रीटी का पता है कि पाकिस्तान ने रेटिफाई की हुई है, यू गो टू द कोर्ट, यू टेल देम कि ये रेटिफाई की हुई है पाकिस्तान ने, बट द जज वुड टेल यू कि ये हमने इस पे कोई लेजिस्लेशन नहीं किया हुआ है, सो वी आर अनेबल टू एडमिट योर केस, ठीक है। So this is the separation between monism and dualism school of thoughts. Initially क्या था कि जब ये शुरू हुए तो इनको दो opposite school of thought समझा जाता था, but by the time जब, जैसे मैंने आपको बताया 1945 के बाद international laws ज़रा expand करना शुरू हुआ, so ये दोनों systems जो हैं they are not very famous, but they are the functional systems. All right. So everybody, the important question is कि अगर ये सवाल आ जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मोनिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया या डुअलिज्म के बारे में पूछा गया, जनरली दोनों इकट्ठे ही आते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स क्या हैं, तो आप इसके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन बोथ द सिस्टम्स, यू कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री and then you have to give these examples, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर, लेट्स सपोज कि आप कोई ट्रीटी ऐसी बता देते हैं कि जो कि फ्रांस ने रेटिफाई की हुई है और वो उसके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में चलती है, दैट वुड गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि ये आपने अच्छा लिखा हुआ है, आपने पढ़ के सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनिज्म एंड डुअलिज्म। अगेन जैसे मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें रट्टा जो लगाना होता है, आई वुड से कि यू कैन डू रट्टा सिस्टम बट ओनली 5 to 10%, जिसमें कि आपने कुछ आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते हैं, बट अगर आप इसको समझ के पढ़ रहे होंगे तो आपको आर्टिकल्स वगैरह खुद ब खुद याद हो जाते हैं, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ में कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें कहानियां नहीं चलती हैं, सो यू डू नॉट राइट स्टोरीज। अगर एक क्वेश्चन एक किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू कनेक्ट इट विद द केस स्टडी, ठीक है। तो उसी सूरत में आपके मार्क्स आ सकते हैं। जी, द नेक्स्ट थिंग इज के इंटरनेशनल लॉ जो है, अब हमने लेट्स सपोज कि हम इंटरनेशनल लॉ बना दिया, ठीक है, ट्रीटीज के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर क्लासेस। इंटरनेशनल लॉ बन गया है, अब इसकी एप्लीकेशन किस पे होगी, हम किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे। ट्रीटी वजूद में आ गई है, एक कोई कस्टमरी लॉ है, डिफरेंट सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, सब कुछ हो चुका है। सो नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक लॉ बन रहा है आपका, सो आप डोमेस्टिक लॉ की एप्लीकेशन किस चीज़ पे कर रहे हैं। जी, सो इंटरनेशनल लॉ के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक का आपको पहले ही पता चल चुका है। फर्स्ट इज स्टेट। स्टेट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्टेट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट। स्टेट जो है 85% ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के इर्द गिर्द घूमता है। सेकेंड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द थर्ड इज इंडिविजुअल। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज के कौन से इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल हैं या कोई स्टेट एक्टर है या कोई लीडर्स हैं, थर्ड पार्टी है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दैट वुड वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेक्चर्स।
ये जो है एप्लीकेशन जो है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली जैसे हमने अभी देखा है, दिस इज द सेट ऑफ रूल्स, दिस इज द सेट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रीटीज, इन द फॉर्म्स ऑफ कस्टमरी लॉ, ठीक है। सो वो जो लॉज हैं वो बेसिकली अप्लाई किस पे होते हैं, वो स्टेट्स पे होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे होते हैं एंड इंडिविजुअल्स पे होते हैं। हम देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से इंडिविजुअल्स हैं वो, ठीक है जी। So everybody, this course international law का जो हमारा course है, today is the demo lecture, as we all know. The classes are starting from the 26th of November, which is Thursday next week. All right, and there will be 12 lectures. And these all are online lectures. For registration, you can contact on this number. ठीक है, तो हम इस कोर्स में मेनली जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं, स्टेट की क्या जुरिस्डिक्शन है, स्टेट के जो लिमिट्स हैं, बेसिकली जो लीगल लिमिट्स हैं, लीगल फंक्शनैलिटी है स्टेट की, वो किस हद तक है, क्या लैंड जुरिस्डिक्शन है, क्या हमारे ऊपर जो आसमान है, ज़मीन है, उसके ऊपर भी हमारी कोई जुरिस्डिक्शन है, पानी के ऊपर क्या हमारी जुरिस्डिक्शन है, स्टेट्स की, स्टेट के जो अंदर रहते हैं सिटीजन्स, नेशनल्स, उन पे क्या जुरिस्डिक्शन है, जो बाहर के मुल्क में है उन पे क्या जुरिस्डिक्शन है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर यू विल एंजॉय दीज ऑल टॉपिक्स. सो जब आप इसको एक दफ़ा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल लॉ की जो एप्लीकेशन है वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं. लेट्स सपोज IHL है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई केस स्टडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे, आप उसको किस तरह से, आप एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी जो क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जानते होंगे और आप इसको डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर केस स्टडी के साथ, लेट्स सपोज वी कैन टॉक अबाउट सीरिया, वी कैन टॉक अबाउट यमन, वी कैन टॉक अबाउट कश्मीर, ये सब चीज़ें जो हैं आप अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रेफरेंस से लिख रहे होंगे, आई एम श्योर यू विल गेट मार्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ. जी, so let's just meet on 26th of November around 6 o'clock. We'll have our class via Zoom. I have written the number. You can contact this number for registration. All right. Thank you so much.